नहीं आ रही है। मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं है? और बाकी आप लोग इनवाइट कर सकते हैं जो भी आते थे सही उन है सबको। सर, आ रही है। आ रही है ना आवाज? हाँ सर आ सर, आ रही रही है। है। अच्छा ठीक है, आ रही है तो बहुत अच्छा बात है। और जो भी आप लोग जानते हैं, मेरे को तो नहीं पता ज्यादा, तो जो भी आ रहे थे कंटिन्यू, तो आप उनको इनवाइट भी कर सकते हैं जो भी आप लोगों को ध्यान है ना। ठीक है, फिर मैं स्टार्ट कर लेता हूँ टॉपिक। तो बेसिकली क्या था, कल हम इन्फ्लेशन का जस्ट लाइक जैसे हमने ये वहां तक काफी सारे टर्म्स कर ली थी। स्टैगफ्लेशन, स्क्यू इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, और आपका इन्फ्लेशन मतलब प्रीमियम इन्फ्लेशन, अकाउंटिंग इन्फ्लेशन, स्पाइरल, बोटलनेक इन्फ्लेशन, है ना, और गैलोपिंग इन्फ्लेशन, लो इन्फ्लेशन, तो तमाम टर्म्स हमने कर ली थी। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं फ्लिप कर फ्लिप करते हैं, तो फ्लिप कर के बाद हम स्टैगफ्लेशन, रिफ्लेशन, ये सारी चीजें देखेंगे ओवरऑल, और इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है बेसिकली। लेकिन मैं उससे पहले एक चीज डिस्कस करता हूँ, है ना। एक चीज डिस्कस क्या करनी पड़ेगी, एक क्या होता है कि एक जस्ट लाइक जिस टाइम पे चैप्टर फर्स्ट भी मैं डिस्कस कर रहा था, तो उस टाइम पे मैं नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो उस टाइम पे हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते थे किसके बेसिस पे, जीडीपी पे हम जीडीपी वन ऑफ द वे था नेशनल इनकम को काउंट करने का, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, ये सब चीज। मैंने फैक्टर कॉस्ट भी आपको समझाया था और मार्केट कॉस्ट भी हमने देखा था। लेकिन अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा इन्फ्लेशन पे जाने से पहले हल्का सा, क्योंकि उस चीज की जरूरत पड़ेगी इसमें आगे की। और जैसे कि मैंने पहले बोला, मैं अपने अकॉर्डिंग मेरे को लगेगा कि ये टॉपिक पहले कराना चाहिए जिससे कि आगे लिंक बैठ पाए, तो वह मैं अपने अनुसार कराऊंगा। अब मैं एक चीज बोलता हूँ कि हम एक कांस्टेंट प्राइस देखते हैं, करंट प्राइस देखते हैं। मैं इन्फ्लेशन से पहले एक चीज पढ़ा देना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो जीडीपी डिफ्लेटर हम देखते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर में काम आएगा। अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, उस पर पहले पहुंचने से पहले उसकी जड़ को देख लिया जाए, है ना, कि कांस्टेंट प्राइस क्या है और करंट प्राइस क्या है। अब मान लो मैंने कोई एक चॉकलेट खरीदी है, और चॉकलेट मैंने पिछले महीने 14 तारीख में खरीदी, और 10 जनवरी में, अरे हाँ, फरवरी में, 10 जनवरी में खरीदी मैंने एक चॉकलेट। उसकी प्राइस थी उस टाइम पे 100 रुपए। और फिर मैंने वो चॉकलेट खरीदी 14 फरवरी में, उसकी प्राइस थी 200 रुपए। अगर मैं कंपेयर करूंगा कि प्राइस में बढ़ोतरी हुई है, तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा, मेरे को कैसे पता चलेगा कि प्राइस। एक पता बीच कहाँ से मेरी ब्रेक हुई है, मेरा नेटवर्क इशू हुआ था अभी रिसेंटली। कहाँ आवाज ब्रेक हुई है एक बार बता दीजिएगा, फिर मैं वहां से कंटिन्यू कर देता हूँ, है ना। तो बेसिकली कहीं से अगर आवाज ब्रेक हुई है तो मेरी बता दीजिए। हेलो, मेरी सर आवाज नहीं हुई जहां है से भी ब्रेक। ब्रेक। मैम तो मेरा नेटवर्क इशू नहीं बार आ बार रही। रिकनेक्टिंग रिकनेक्टिंग होता रहता है। तो मुझे अब ऐसा लग रहा कि मतलब कहीं आवाज ब्रेक हुई है मेरी। अच्छा ठीक है, जब भी ब्रेक हो ना नहीं मैसेज हुई। कर दीजिएगा, अगर आवाज भी मैसेज कर दीजिएगा इसी में ग्रुप में, मैं देख लूंगा, है ओके ना। सर। तो अब बेसिकली क्या था, मैं यही चीज बोल रहा था, अगर मेरे को किसी चीज के प्रोडक्ट के प्राइस का पता चल रहा है कि उसमें बढ़ोतरी हुई है, मुझे उसका पता लगाना है, तो मैं कैसे लगाऊंगा। मेरे को पता ही नहीं चलेगा अगर मेरे को पहले का प्राइस नहीं पता है। तो मेरे को बढ़ोतरी का पता कैसे चला, क्योंकि जनवरी में मैंने सेम चॉकलेट 14 जनवरी में खरीदी थी 100 रुपए की, सेम चॉकलेट 14 फरवरी में खरीदी 200 की, तो आई विल एबल टू फाउंड कि मेरे चॉकलेट के प्राइस में 100 रुपए का इजाफा हुआ है, मतलब 100 रुपए कॉस्ट बढ़ी है। अब मान लो मेरे को पता ही नहीं है यार, पीछे कोई नया प्रोडक्ट आया है और मेरे को पता ही नहीं, मैंने आज से पहले वो कभी खरीदा नहीं है। मान लो मैंने आज तक रोज नहीं खरीदा और मैं रोज खरीदने गया हूँ, और उसने मेरे को 50 रुपए बताया और मैंने 50 रुपए में वो खरीद लिया। और लिटरली इस टाइम पे एक मतलब काफी है, मतलब रेट्स भी काफी हाई करके बेचते हैं। मैंने आज से पहले कभी खरीदा नहीं था, उसने 50 मान लो या उसने 100 बोला, मैंने 100 में खरीद लिया। अब यार मेरे को पता ही नहीं वो पहले कितने रुपए में बिक रहा था, मेरे को कुछ पता ही नहीं, तो मैं क्या बताऊंगा कि इसमें रेट का इजाफा हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने फर्स्ट टाइम वो चीज खरीदी है, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। they will not able to tell that there is some increment in the price or decrement in the price। मैं सिंपल वही मैं खरीद लूंगा।
तो सेम ये चीज क्या होगी, एक तरीके से करंट। अब मैं इसमें बता देता हूँ कैसे। जिस चीज से मुझे ये पता चल रहा है कि पीछे के प्राइस में इजाफा हुआ है या कम हुआ है, वो है आपका कांस्टेंट प्राइस। यानी कि कांस्टेंट प्राइस इन द सेंस कि मैंने जो जनवरी में खरीदी थी चॉकलेट 100 रुपए की, वो फरवरी में जब मैं 200 की खरीद रहा हूँ, तो मैंने अपने आप का एक वहां पे कांस्टेंट प्राइस क्या माना, 100 रुपए। 100 रुपए को बेस रख के ही तो मैंने बताया कि इसमें 100 रुपए का इजाफा हुआ है। अगर मैं वो चॉकलेट जनवरी में 50 रुपए की खरीद पा रहा था और अब मैं 200 की खरीदता, तो मेरे लिए बेस होता 50 रुपए की, यार 50 रुपए से इसकी कीमत 150 रुपए बढ़ी, तब जाके 200 रुपए में मिली। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट प्राइस पे मैं किसी चीज को कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैंने अपने मन में एक कांस्टेंट, मन में क्या है यार, जो चीज पहले जितने की मिल रही थी मैंने उसी चीज को बेस रखे ही तो मैं बताऊंगा ना कि ये चीज इतने में मिली है। करंट प्राइस इन द सेंस कि जस्ट लाइक जैसे मैंने वो चॉकलेट 200 में खरीदी तो मेरे को 200 में ही मिल रही है, मुझे कुछ नहीं पता है कि ये प्राइस में कुछ इजाफा है कि इंक्रीमेंट है कि डिक्रीमेंट है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ही वो चीज खरीदा। दिस इज कॉल्ड करंट प्राइस, है ना। अब सेम जीडीपी डिफ्लेटर क्या काउंट करता है, जीडीपी डिफ्लेटर का काम ही यह है होता है। लेकिन उससे पहले एक बार बता दीजिए कि करंट प्राइस और इसमें फर्क पता चला, करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस में कि क्या फर्क होता है। नहीं भी पता हो तो मैं तब भी बता दूंगा। बताइए एक बार, अगर ए टू जेड कुछ भी, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर मैं आगे करता हूँ। तो जीडीपी डिफ्लेटर में सेम इन दो टर्म्स का क्या होगा, डिस्कशन होगा, इसलिए मैंने बोला कि आपको कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस में डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। सिंपल एक बार मैं उस चीज को सेम दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। करंट प्राइस में मैं कुछ किसी चीज का नहीं जान पाता हूँ कि इसमें कितना इजाफा हुआ है, क्योंकि मैंने अगर कोई चीज फर्स्ट टाइम खरीदी है तो मेरे को लगेगा कि यार ये इतने रुपए की ही मिलती है मार्केट में। लेकिन अगर मैंने वही सेम चॉकलेट 100 रुपए में खरीदी है और अगले महीने में चॉकलेट खरीद रहा हूँ 200 में, तो मेरे लिए क्या होगा कि यार इसमें 100 रुपए का इजाफा हुआ है, क्योंकि मैंने 100 रुपए को अपने लिए एक एज अ बेस काउंट करा है। क्योंकि 100 रुपए की मैं खरीद रहा था पिछले महीने, इस बार मैंने 200 की खरीदी, तो मेरे लिए क्या होगा कि 100 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन वही चॉकलेट अगर 50 की होती जनवरी में और मैं 200 की खरीद रहा होता, तो मैं उसमें प्राइस का इजाफा कैलकुलेट करता 50 रुपए पे, कि 50 से 150 रुपए एक्स्ट्रा हुए तब जाके 200 मिली, है ना। तो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस, यानी कि जिस मार्केट में वो उस टाइम पे वो अवेलेबल हो रही है उस चीज पे, है ना। तो सेम अब क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर में इन दोनों टर्म्स का यूज होता है। अब जीडीपी डिफ्लेटर में देख लेते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर में क्या चीज होता है, जिस रेशियो होता है जीडीपी का करंट प्राइस पे और जीडीपी का कांस्टेंट प्राइस पे, यानी कि जीडीपी एट करंट प्राइस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, दिस इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। अब यार अब आप इस चीज को खुद एनालाइज कर पाओगे। अगर मैं जीडीपी जो करंट प्राइस है उसको डिवाइड कर दे रहा हूँ कांस्टेंट प्राइस से, अगर उसका रेशियो मेरे पास आ रहा है 1, मतलब इन द सेंस कि अगर जस्ट लाइक जो करंट प्राइस को अगर मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ कांस्टेंट प्राइस से, करंट प्राइस वो प्राइस है जिस पे मैंने वो चीज खरीद ली आज, मुझे उसके बारे में पता ही नहीं यार ये पहले कितने रुपए की मिल रही थी। और कांस्टेंट प्राइस वो जिससे कि मेरे को ये पता चला पिछले महीने में ये चीज 100 की थी और अब मेरे को 200 में मिल रही है, तो 100 का इजाफा हुआ है। अगर उन दोनों का रेशियो अगर 1 आ जाता है, तो मतलब ये है कि जो पहले प्राइस चला, मतलब इन द सेंस जो करंट प्राइस चल रहा है और जो पहले से चला हुआ आ रहा है, वो दोनों प्राइसेस सेम है। यानी कि जनवरी में जो चॉकलेट 100 की मिल रही है और फरवरी में भी अगर 100 रुपए की वो चॉकलेट मिल रही है, तो यानी कि बोथ प्राइसेस आर सेम, देयर इज नो चेंज इन द प्रोडक्ट प्राइस। अगर किसी भी प्रोडक्ट का जीडीपी डिफ्लेटर 1 आ रहा है, तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि जो करंट प्राइस में अगर वो प्रोडक्ट मिल रहा है और जो प्रीवियस मंथ में मिल रहा था प्रोडक्ट, कि दोनों का प्राइस सेम था और कोई भी इजाफा नहीं हुआ है उसके प्राइस में, है ना, इफ जीडीपी डिफ्लेटर 1 आता है। लेकिन वहीं पे अगर जीडीपी डिफ्लेटर 2 आ जाता है, तो यानी कि कुछ प्राइस बढ़ा है प्रोडक्ट का, पिछले महीने से इस महीने में इजाफा हुआ है ना, कि पिछले महीने से इस महीने में कुछ इजाफा हुआ है उसके प्राइस में, है ना। और अगर मैं मान लूं कि उसका जीडीपी डिफ्लेटर आ जाता है 4,
5 6, यानी कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के प्राइस में इजाफा होते जा रहा है। सिंपल। अगर समझ आई है तो बहुत अच्छी बात है, ये चीज आगे काम देगी, इसलिए मैंने ये पहले बताया। अगर नहीं भी आई है तो आगे जाके मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा, लेकिन आई होप कि ये चीज आपको समझ आई होगी। नहीं भी आई है मैं दोबारा बताने के लिए तैयार हूँ, कोई इशू नहीं है। सर लेकिन जीडीपी हाँ, बढ़ने सर महंगाई बढ़ने से हाँ जीडीपी भी बढ़ेगी मतलब। मैम, महंगाई बढ़ने से जीडीपी भी बढ़ेगी, ये आप बोल रहे हैं? मैम उसके अलग फैक्टर्स थोड़ा सा। अच्छा, ये चीज पता है, अभी अभी मैं आगे जो टर्म्स आ रही है ना, मैं उस पे बताऊंगा। अभी जो इफेक्ट्स अगर हम देखेंगे ना, उस टाइम पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जस्ट अभी ओके 2 3 टॉपिक के बाद वो चीज आ जाएगी, फिर वरना क्या ओके होगा, वो वाला टॉपिक एकदम पहले आ जाएगा। ओके है ना? ओके ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, जायज क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर भी करूंगा। ओके। बस अभी 2 3 टॉपिक के बाद वही टॉपिक स्टार्ट होगा। जी है ना? जी जी। तो मैं उस टाइम पे कर देता हूँ। अब यार मैं एक फ्लिप कर्व देखता हूँ। ये फ्लिप कर्व क्या होता है मतलब? ठीक है, फ्लिप्स कर्व यानी कि ऑब्वियसली बात है, कोई एक फिलिप नाम का रहा होगा, क्या रहा हो, एक यूनाइटेड किंगडम में एक इकोनॉमिस्ट थे, विलियम फिलिप करके। उन्होंने इस टर्म का इजाफा करा, मतलब वो उन्होंने इस टर्म को डेवलप करा, इन द सेंस वहां से ये टर्म निकल के आई। लेकिन क्या है ये टर्म बेसिकली? व्हाट इज दिस टर्म? कि ठीक है यार, इतना तो हमको पता है, ये वहां से निकल के आई, लेकिन बता क्या रही है यार ये चीज? ये कुछ नहीं बता रही है। सिंपल, ये बताती है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का एक इनवर्स रिलेशन है ये। यार आपने क्या बोल दिया, ठीक है, आपने तो ये डेफिनेशन ही बोल दी, लेकिन इसमें क्या समझ आया? ठीक है, इन्फ्लेशन, मैंने सिंपल इतना बोला, ये एक डेफिनेशन है इसकी, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या बोलना चाहेगा ये। इनवर्स रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घटेगी। जस्ट लाइक जस्ट ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। इसका क्या मतलब होता है? अगर ए में कुछ इंक्रीमेंट आ रहा है तो बी डिक्रीज होगा, अगर ए में डिक्रीमेंट आ रहा है तो बी इंक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर ए बढ़ा है तो बी भी बढ़ेगा, सी बढ़ा मतलब बी बढ़ा है तो ए भी बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, तो यानी कि आप सिंपल यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हो कि अगर आप ये बोलते हो कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में इन्वर्सली रिलेशन है, तो इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी की दर है, वो डिक्रीज होगी। यार बात तो समझ आ गई। चलो, आपने फ्लिप करके अकॉर्डिंग चलो बता दिया कि अगर महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी डाउन जाती है। लेकिन साइड बाई साइड एक क्वेश्चन और जनरेट हो गया। चलो, हमने फ्लिप कर पढ़ लिया, हमें एग्जाम पास करने के लिए हमें इतना पढ़ना जरूर है, पढ़ लिया। लेकिन यार क्वेश्चन एक जनरेट होता है एकदम दिमाग में, अगर बेरोजगारी की दर इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण कम हो रही है, तो जो ये भारत सरकार में हम कहते रहते हैं कि हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी है, तो एक बार सरकार को इन्फ्लेशन इतना बढ़ा देना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट डाउन हो जाए। क्यों? हो सकता है ना, अगर फ्लिप कर ये चीज बोलता है, दिमाग में हुआ क्वेश्चन जनरेट ये, कि अगर फ्लिप कर का कहना ये है कि अगर हम महंगाई को बढ़ा देते हैं तो बेरोजगारी डाउन आ जाती है, तो ये जो भारत सरकार पे इतने सारे, वो चाहे कोई भी सरकार आई हो, यूपीए की आई हो, एनडीए की सरकार आई हो, कोई भी आई हो, हम हमेशा उस पर ये चीज बोलते हैं कि बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा है, तो सरकार को एक फॉर्मूला प्लान लेना चाहिए फिर तो, फ्लिप करके अकॉर्डिंग, कि उसको एक बार महंगाई ज्यादा कर देनी चाहिए और बेरोजगारी अपने आप डाउन हो जाएगी। तो ऐसा क्यों नहीं करती है सरकार फिर? अगर ये इतना ही सिंपल मेथड है और अगर ये इतने अच्छे से इसने बता रखा है, तो वाई, मतलब क्यों नहीं करती है सरकार ये चीज को? देखिए, ये चीज नहीं हो सकती है। दिस इज टोटली, एक तरीके से बताऊं कि ये इस चीज के लिए है ही नहीं चीज, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आप पूछेंगे कि अच्छा चलो ठीक है, आपने बोल दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, तो फ्लिप कर क्यों पढ़ना है? फ्लिप कर को नहीं पढ़ना चाहिए फिर तो यार, ये तो गलत बात है इसकी। जब ये ड्रॉबैक है कि नहीं हो सकता ऐसा, तो हम पढ़ ही क्यों रहे हैं भाई? तो ये भी बड़ी समस्या वाली बात है कि पढ़ ही क्यों रहे हैं फिर, जब इस चीज का कोई प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ही नहीं है। मैं अगर डीएम भी बन जाता हूँ, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं कर पा रहा हूँ ये चीज, मैंने पढ़ा ही क्या? मेरा पढ़ा हुआ तो फिर बेकार है, मैंने इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहा हूँ वो चीज। ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी लॉजिक है। इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी देख लेते हैं। जो चीज मैंने बोली ना कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बेरोजगारी डाउन होगी, अगर बेरोजगारी बढ़ेगी
अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बेरोजगारी डाउन होगी, इन्फ्लेशन डाउन होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, इसका डायरेक्टली कहने का मतलब ये था। लेकिन क्या ये चीज हमेशा के लिए पॉसिबल है? नहीं, ये चीज एक शॉर्ट टाइम के लिए पॉसिबल है, ना कि लॉन्ग टाइम के लिए। दिस थिंग इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द शॉर्ट पीरियड। अब यार आपने फिर हमको कंफ्यूजन में डाल दिया कि शॉर्ट पीरियड के लिए एप्लीकेबल है, लॉन्ग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब ओवरऑल है क्या चीज ये? ठीक, थोड़ा सा मैं बोलता हूँ, देखो इकोनॉमिक्स मजेदार चीज है, एक बार कॉन्शियसनेस आती रहे वो बहुत बढ़िया चीज है ना, तभी एकदम अच्छे से क्लियर होगी। अब यहाँ पे प्रीलिम्स के हिसाब से तो बढ़ो, लेकिन यहाँ पे मेंस के हिसाब से बहुत अच्छी चीजें क्लियर होंगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि हाँ ठीक है मैं काफी अच्छा, लेकिन हाँ मेरी कोशिश पूरी वो रहती है कि मैं कंसेप्ट को बहुत अच्छे से डिटेल में कर दूं, उससे ज्यादा अच्छा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आधा दूर ज्ञान बीच में नहीं रहना चाहिए, बस ये चीज है। चलो ठीक है, बैक टू द टॉपिक। यार ठीक है, आपने फिर कंफ्यूजन में डाल दिया। एक जगह आपने बोला इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। सेकंड हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया तो भारत सरकार बेरोजगारी को डाउन करने के लिए क्यों ये चीज को अपनाती नहीं है, फ्लिप करो को। चलो ठीक है, आपने वो भी छोड़ा। फिर आपने तीसरी बात ये बोल दी कि शॉर्ट टर्म के लिए एप्लीकेबल है। अरे यार फिर आगे तो बताओ क्या है। पता है इसमें क्या होता है? इस चीज को चैलेंज करा गया। लेकिन उस चीज से मैं पहले एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि इन्फ्लेशन बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे डाउन होता है, क्योंकि जब मेरे को यही समझ नहीं आएगा फ्लिपकार्ट के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको चीजें आगे नहीं कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा। चलो पहले यही देख लेते हैं कि महंगाई बढ़ने से कैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट डाउन होता है। जस्ट लाइक मैं, मेरे पास एक गार्डन है, और मेरे गार्डन में मेरा गार्डन मतलब ऑरेंज मतलब संतरे बहुत ज्यादा हो रखे हैं, और मैं संतरे वाला व्यापारी हूँ, और मैं संतरे बेचता हूँ बहुत अच्छे से। अब क्या होता है, मेरे मेरा एक संतरा, मतलब मैं किलो उलो के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहा, मैं एक पीस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। मेरा एक संतरा नॉर्मल डेज में जा रहा था 10 रुपए का एक। लेकिन थोड़ा सा इन्फ्लेशन आ जाता है, और मेरे इन्फ्लेशन के कारण मेरा जो इन्फ्लेशन इन द सेंस कि थोड़े प्राइसेस में इजाफा हो जाता है। और इन्फ्लेशन के यार ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, डिमांड सप्लाई की वजह से कैसे कैसे इन्फ्लेशन आता है ये नहीं, तो अभी मैं वो बेसिक तो नहीं करूंगा, क्योंकि हम पीछे हम कर चुके हैं वो चीज, तो उसका रिपीट करना भी कोई सेंस नहीं करता है। तो मार्केट में कॉस्ट बढ़ गई है संतरे की, और मेरा एक संतरा 15 रुपए में जाने लगा है। अरे वाह, मेरे को पहले फायदा हो रहा था अगर मान लो 5 रुपए का, अब मेरे को सीधा 10 का फायदा होगा। लेकिन यार मैंने एक चीज आपको बोली थी कि एक हमने जिस टाइम पे क्या चीज पढ़ रहे थे, एक हमने टर्म पढ़ी थी ना, कौन सी टर्म? इन्फ्लेशन स्पाइरल। कि अगर आपका इन्फ्लेशन मतलब आपको इस टाइम आपके वेजेस अगर बढ़ते हैं तो आपका प्रोडक्ट का प्राइसेस भी बढ़ता है। तो उस टाइम पे क्या होगा, मैंने अपने थोड़े से एम्प्लॉय जो मेरे यहाँ काम कर रहे थे मजदूर, उनकी तनख्वाह भी मैंने ऐसा कर लो 300 रुपये से 310 कर दी, क्योंकि मेरे को 15 रुपए का फायदा होने लगा था। लेकिन यार मेरा लालच बहुत बुरी बला है। मेरे मेरे मैंने देखा है कि यार महंगाई है मार्केट में, और जब मार्केट में महंगाई है और मेरे को पैसा ज्यादा मिल रहा है, 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और मेरे को इन्फ्लेशन स्पाइरल की वजह से मेरे को अपने मजदूरों का भी प्राइसेस बढ़ाना पड़ रहा है। क्यों बढ़ाना पड़ रहा है? क्योंकि यार इन्फ्लेशन उनके लिए भी बढ़ा है, तो कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी थोड़ा सा बढ़ेगा, तो मुझे उनको थोड़ी सी तनख्वाह भी ज्यादा देनी पड़ेगी। मतलब 300 रुपये से मैंने 310 कर दिया। अब मैंने क्या करा यार, मैं 310 रुपये इन्हें दे रहा हूँ, एक काम करता हूँ मैं, जितने मतलब 310 रुपये में मेरे 10 मजदूर काम कर रहे हैं, मैं दो मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं पाँच को और 5 को 330 रुपये, मतलब 20-20 रुपये, तो इसलिए बात है वो काम करेंगे और मेरे को प्रॉफिट ज्यादा होगा। के लिए ₹5 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 3 रुपए का मैं उनको देके 7 रुपए में तब भी कमा ले रहा हूँ। तो उस दौरान मैं अपने 5 एम्प्लॉय को निकाल देता हूँ और 5 को रख लेता हूँ, और मैं अपना ओवरऑल प्रॉफिट काफी अच्छे से कैलकुलेट कर लेता हूँ। उस सिनेरियो में वो चीज होती है कि इन्फ्लेशन बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, अरे अरे अरे, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट
डाउन आता है, और इन्फ्लेशन रेट अगर डाउन आ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा बढ़ रहा है। यार सॉरी, एक सेकंड, वो थोड़ा सा गलत हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत सेट बैठ गया, 1 मिनट उसको इग्नोर करना, जो मैंने ये ऑरेंज वाला दिया था, है ना। थोड़ा सा हो जाता है यार ऊपर नीचे, कोई नहीं, सॉरी उसके लिए, लेकिन मैं दोबारा एग्जाम्पल देता हूँ, है ना। सॉरी, क्या हो यार, वो एक बार उस वाले एग्जाम्पल को आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, कोई नहीं, है ना। सिंपल इतना अभी एक कंसेप्ट ही है, सिंपल इतना ध्यान रखो, फ्लिप कर्व में अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट डाउन आता है, जो कि किसने बोला था, जो कि फिलिप्स थे, यूके के, है ना। और अगर इन इन्फ्लेशन रेट डाउन आ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका बढ़ेगा। सिंपल इतना ध्यान रखो। अभी मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, वो मैंने थोड़ा सा वो एग्जांपल इधर उधर हो गया था कनेक्ट, कोई नहीं, वो दूसरे कंसेप्ट से कनेक्ट हो गया था, मेरा ध्यान नहीं रहा, कोई नहीं, मैं न्यू एग्जांपल दे रहा हूँ आपको उसी पे। जिस टाइम पे इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, और इन्फ्लेशन घट रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, एक सेकंड, नया एग्जांपल को दे देता हूँ। मान लो कि जस्ट लाइक एक मैं ही हूँ, है ना, मेरा कोई एक रोज का बिजनेस है, मेरा गार्डन है, रोज का बिजनेस है मेरा, रोज का बिजनेस है। तो अब क्या होता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाता है, और मार्केट में इन्फ्लेशन के कारण मतलब जस्ट लाइक जैसे मेरा रोज का गार्डन है, तो मेरा रोज का जो गार्डन है वो किसी गांव में होगा, किसी गांव में होगा, तो मेरे को अपने रोज कहीं पे मतलब ट्रांसपोर्ट भी करने होंगे। मैं ट्रांसपोर्ट करूंगा तो उनके ट्रक के थ्रू वगैरह, ये सब ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू करूंगा, है ना। अब जो ट्रांसपोर्टेशन कोई भी है, चाहे A to Z कुछ भी, बस मतलब A to Z कुछ भी है ना, तो वो पेट्रोल यूज तो करेगा एज अ फ्यूल, है ना, पेट्रोल डीजल कुछ भी एज अ फ्यूल यूज करेगा वो। अब क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, और जो मार्केट में पेट्रोल के प्राइसेस, इन्फ्लेशन मतलब मार्केट में पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज कर कर जाते हैं। और पेट्रोल के प्राइस बढ़ने का कारण मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट भी रेस्पॉन्सिबल होती है पेट्रोल के प्राइसेस वगैरह बढ़ने पे। अब जिस टाइम पे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, है ना, पेट्रोल के प्राइसेस मान लो 20 से 30% बढ़ गए हैं, जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और फेसबुक पे लगा था, मान लो मेरे को अपने रोज को डिलीवर कराने के लिए सिटीज में 100 रुपए का खर्चा आ रहा था, वहीं पे अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो अब मेरे को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का 150 रुपये देना पड़ रहा है। ये चीज आप एक बार सोचिए कि मतलब सिंपल वही इन्फ्लेशन हो गया, पेट्रोल के प्राइस बढ़े तो ट्रांसपोर्ट वाले ने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए, तो उसने 150 रुपये वो मांगने लगा। नॉर्मल डेज में मैं उसको 100 रुपये देता था, है ना, नॉर्मल डेज में मैं उसको 100 रुपये दे रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है कि यार अब मैं अपना प्रॉफिट इन द सेंस कि मतलब जस्ट लाइक चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मार्केट में इन्फ्लेशन हुआ और फ्लिप कर क्या बोलता है, एक सेकंड एक सेकंड, हेलो, हाँ सॉरी यार, थोड़ा कॉल आ गया था घर से, कोई नहीं, है ना। तो मैं वही बोल रहा था कि जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ा तो 10% मतलब मेरे को उसको ज्यादा देना पड़ जा रहा है। अब आप खुद सोचेंगे ठीक है यार, इन्फ्लेशन तो बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डाउन कैसा आ रहा है अभी यहाँ पे, मतलब बेरोजगारी की जो दर है वो कैसे कम हो रही है, मतलब इन द सेंस कि वो, अगर ठीक है आपने बोला कि इन्फ्लेशन रेट ज्यादा आ गया, पेट्रोल के प्राइसेस ये बढ़ गया और इतना सब कुछ हो गया, है ना, और आप बोल रहे हो कि जब मार्केट में इन्फ्लेशन आ जा रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट डाउन आता है फ्लिप कर्व के अकॉर्डिंग। तो अब आप ये सोचने वाली बात है कि जिस टाइम पे वो इन्फ्लेशन हुआ, पेट्रोल के प्राइस ये सब बढ़े, तो मैं अब इतना एबल कैसे रह पाऊंगा कि मैं वो बुरी दे पाऊं। एक बार सोचो जरा कि फ्लिप कर यहाँ पे कहना क्या चाहता है कि अगर कोई है कि वहाँ वो जो भी है वो सर आवाज स्लो है, अगर हेलो जा रही है मेरी, सर आपका नेटवर्क इशू हो रहा है। हेलो,
एक बार मैं दोबारा रिज्वाइन करता हूँ, एक मिनट मैं दोबारा रिज्वाइन कर लेता हूँ। हेलो। अब अभी आवाज आ रही है मेरी क्लियर? थोड़ा सा नेटवर्क इशू, पता नहीं क्या हो रहा था इसमें। हेलो। हाँ जी ठीक है सर, सर, अभी ठीक। आ रही है। अभी अभी ठीक है ना? मतलब अभी तो ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं ये बोल रहा था कि एक बार थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे कि क्लिप पर जब ये बोल रहा था कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट डाउन आएगा, लेकिन मैंने आपको एक सिनेरियो बना के दे दिया कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ के मार्केट में, और मैं 120 रुपए पे कर रहा हूँ, पहले 100 रुपए पे करता था। अब इन्फ्लेशन तो बढ़ गया, बेरोजगारी डाउन कैसे आ रही है उस टाइम पे? एक बार कुछ भी A to Z, अगर कुछ भी आपका वो लग रहा हो, कुछ भी सिनेरियो, मतलब एक बार लॉजिकली सोचिएगा कि उसने बोला है ऐसे, तो ऐसे क्यों बोला? सर यदि प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसको खरीदने वाले लोग कम होंगे, हम्म। बेरोजगारी हम्म। कम हो गई। और यदि प्राइसेस कम रहेंगी तो खरीदने वाले लोग ज्यादा रहेंगे तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। हम्म। एक सेकंड, लास्ट वाली लाइन एक बार दोबारा रिपीट करिएगा मैम। एक बार। जैसे सर इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना तो बेरोजगारी कम होगी, ऐसा मतलब जैसे कोई जैसे टोमेटो को ही ले लेते हैं, तो जैसे वो 100 रुपीज़ के हैं तो उसको खरीदने वाले लोग कम रहेंगे तो बेरोजगारी कम हो जाएगी। और यदि उसका मतलब रेट हम 5 रुपए रख देते हैं तो उसको खरीदने वाले लोग काफ़ी सारे होंगे तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। सर क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ रहे हैं तो वो बेरोजगारी डाउन क्यों आ रही है? हेलो। उसको क्वेश्चन, खरीदने वाले लोग अगर कम हीट इन्फ्लेशन रहेंगे। बढ़ रहा है, मैं सिंपल इतना क्वेश्चन। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज काफी कट के आ रही है। हेलो। हेलो। अब आ रही है। अभी आ रही है कुछ आवाज मेरी? हाँ अभी अब क्लियर आ आ रही है रही ना? हाँ है। अब आ रही। हाँ। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूँ। इफ अगर क्या बबल मंडे मैम आप मेरा क्वेश्चन पूछ रही थी तो मैं दोबारा बता देता हूँ। मैं सिंपल ये पूछ रहा था, अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट डाउन कैसे है? इसका क्या वो है? और मैं अगर बताऊं तो ये चीज मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ जब हम डिमांड सप्लाई का गेम पढ़ रहे थे तो। हेलो। हाँ हाँ। हाँ जी सर। मैं बताऊं, मेरा हाँ मतलब लॉजिक। जी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा बताइए तो बताइए। प्राइसेस बढ़ेगी तो जो कंपनीज है वो सप्लाई करने को कोशिश करेगी, क्योंकि प्राइस हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विद सप्लाई। ठीक है, तो जैसे सप्लाई हम्म। बढ़ेगी तो उनके प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उनको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो अनएम्प्लॉयड लोगों को वो नौकरी देंगे। इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। हम्म। एग्जैक्टली, बहुत सही। राइट। हाँ, कोई और बोल रहा है? देखो एग्जैक्टली सही बात है ना? अगर मेरा कोई, मैं अगर किसी चीज का बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे मतलब वही संतरे का बिजनेस कर रहा हूँ, अगर उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने के लिए मैं संतरे का उत्पादन ज्यादा करूंगा, और उसका उत्पादन ज्यादा करूंगा तो मैं एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा दूंगा लोगों को। तो जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा, अपना प्रॉफिट देखने के लिए मैंने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, जिससे कि प्रोडक्शन में ज्यादा कर सकूं और इन्फ्लेशन का मैं फायदा उठा सकूं। कि जो मेरा प्रॉफिट पहले नॉर्मल डेज में 100 रुपए निकल रहा था, अगर मान लो तो मेरा प्रॉफिट अगर इन्फ्लेशन में 200 हो गया है, तो मैं अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दूंगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है मेरा प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा। और मैं लोगों को रिक्रूट करूंगा तो ऑब्वियसली बात है कि मेरा जो सप्लाई वगैरह है वो काफी अच्छे से बढ़ेगी। एग्जैक्टली। लेकिन मैंने यहाँ पे सिंपल एक चीज और बोला था यहाँ पे कि दिस थिंग इज नॉट वैलिड फॉर लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो कोई भी सरकार अपने यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए इन्फ्लेशन रेट को बहुत, मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत अच्छे से बढ़ा देती। लेकिन ये चीज गलत है।
जैसे कि जस्ट लाइक 1970s की अगर मैं बात करूं, दो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हुए थे, मतलब उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। एक फ्रेडमैन करके थे, एक फिलिप्स करके थे। उन्होंने इस चीज को गलत साबित करा। देखिए ऐसा नहीं होता है। इसके अपोजिट हम एक टर्म पढ़ते हैं, सेम स्टैक। इसका एक तरीके से जहाँ पे के वैलिड नहीं होता है फ्लिप पर, वहां पे आ जाता है स्टैगफ्लेशन, है ना। लेकिन स्टैगफ्लेशन को अभी देखते हैं। स्टैगफ्लेशन क्या होता है डायरेक्टली, कि एम्प्लॉयमेंट जब वो इन्होंने ये चीज देखा कि यार ये चीज लॉन्ग टर्म के लिए वैलिड अरे नहीं है, आप सर, शॉर्ट टर्म में आपकी तो कर आवाज सकते हो तो अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होने। मैम बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है क्या अभी भी? यार पता नहीं आज क्या नेट इशू हो रहा है मेरे साथ सुबह से, अभी तो आ रहा वॉइस है काफी सर। ज्यादा तो आपकी ब्रेक हो रही है। अच्छा अच्छा, जब भी ब्रेक हो बता दीजिएगा, मेरा खुद नहीं पता क्या इशू चल रहा है सुबह से। लेकिन ठीक है, अभी मैनेज कर लेते हैं थोड़ा बहुत जैसे तैसे, है ना। तो ये चीज है ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए अवेलेबल है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अवेलेबल नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अवेलेबल क्यों नहीं है? अरे यार अगर मार्केट में प्राइस किसी प्रोडक्ट के आसमान छू लेंगे ना, मतलब चलो 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए, कोई एक टमाटर का प्राइस 5 रुपए हो जाता है, 10 रुपए मैनेजेबल है। लेकिन अगर वही 100 रुपए प्राइस हो जाता है ना टमाटर का, आधे लोग अपनी सब्जी में टमाटर डालना बंद कर देंगे। या प्याज का अगर रेट बढ़ जाता है तो आधे लोग प्याज को खरीदना बंद कर देंगे। मैं आपको होटल का एक वो बताता हूँ, दिल्ली चांदनी चौक का ही थोड़ा सा यहीं पे बीच में, अगर बोरिंग लग रहा हो तो। अभी पता है क्या होता है, मतलब मेरे फ्रेंड वगैरह ये सब, शायद उसने बताया था मुझे। दिल्ली 6 बोलते हैं चांदनी चौक को, दिल्ली 6 के नाम से मशहूर है। अगर आप लोगों में से रहता होगा तो आपको पता होगा काफी अच्छे से। तो उस टाइम पे प्याज के रेट बहुत ज्यादा महंगे थे। और चांदनी चौक नॉन वेज के लिए काफी फेमस है, तो वहां पे वो खाना खाने जाते हैं। तो वहां पे उनसे मतलब ऑर्डर वगैरह करते हैं वो नॉन वेज वगैरह। या तो ये जोक है या उनके साथ रियल इंसिडेंट है, कोई नहीं, बट हाँ इसमें है बात, मैं बता देता हूँ। तो वो वहां पे ऑर्डर करते हैं, तो ऑर्डर करते हैं तो वो मंगाते हैं, मतलब ये सब जो भी उनको खाना होता है, कबाब वगैरह ये सब कुछ भी A to Z। तो उस टाइम पे प्याज बहुत महंगी थी और नवरात्र चल रहे थे उस टाइम पे। और वो प्याज खरीद नहीं रहे थे क्योंकि प्याज के प्राइस काफी हैवी चल रहे थे मार्केट में। तो लोगों ने इतना, मतलब होटल होटल वालों ने भी प्याज को प्रिफर करना बंद कर दिया था। वो अपनी सब्जी में ही डालते थे, एज अ सैलेड वो नहीं देते थे क्योंकि उसके हैवी रेट हो गए थे। तो वो मूली वगैरह ये सब काट के दे देते थे। तो उन्होंने प्याज दी नहीं, नवरात्र चल रहे थे, नॉन वेज में उन्होंने चिकन वगैरह उनको दे दिया। तो वो पूछता है कि भाई आप प्याज क्यों नहीं, प्याज दे दो ना, मतलब प्याज दीजिए इसके साथ। तो वो रिप्लाई करता है, भैया नवरात्र चल रहे हैं तो इसलिए हम प्याज नहीं दे रहे हैं। भाई नॉनवेज खिला रहा है वो और प्याज के लिए मना कर रहा है कि नवरात्र चल रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सर ये प्राइस हाई थे प्याज। 2019 की बात है ना? हाँ 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 हाँ, तो उस टाइम पे प्राइस हाई चल रहे थे। तो है ना, तो या ये चीज जो फिलिप्स कर्व वाली जो चीज है ना, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए वैलिड है, लॉन्ग टर्म के लिए वैलिड नहीं है ना। शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे प्राइस किसी प्रोडक्ट के आसमान छू लेते हैं तो नॉर्मल पर्सन वो चीज को खरीदने लायक नहीं रहेगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो आप छोड़ो, है ना, तो वो चीज गलत हो जाती है। तो ये वहां पे जाके इनवैलिड करार हो जाता है। तो वहां पे एक टर्म आपको निकल के आती है, नेहरू। अगर आप लोगों ने सुनी है तो बहुत अच्छी बात है। NAIRU, इन दोनों इकोनॉमिस्ट ने डिस्कस करा था इस टर्म का। जो दो अमेरिकन थे जिन्होंने इसको बोला कि ये शॉर्ट टर्म के लिए वैलिड है, लॉन्ग टर्म के लिए वैलिड नहीं है। तो एक कंसेप्ट निकल के आया, NAIRU, नॉन एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अरे यार ये क्या भारी भरकम सा टर्म बोल दिया। कुछ भारी भरकम टर्म नहीं है, आसान है। अब इसमें क्या है, ये क्या आपने बोल तो दिया, नॉन एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर किसी को पता है प्लीज एक बार एक लाइन में अगर करना चाहे बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। A to Z किसी को भी कर पता है क्या है ये नेहरू, NAIRU, व्हाट इज दिस टर्म? प्लीज अगर अगर किसी को पता है तो प्लीज बता सकते हैं, कोई नहीं, A to Z कोई भी। ठीक ठीक है, अगर चलिए ठीक है मैं बता देता हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई नेहरू टर्म कुछ नहीं है,
आप, मैंने बोला ना, हमेशा इकोनॉमिक्स की कुछ टर्म ऐसी होती हैं जो कि हम उसको तोड़ के भी देखें तो तब भी पता चल जाता है। तो जैसे ही है ना, नॉन एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सीधे आसान शब्दों में ये बोलना चाहता है कि बेरोजगारी का वो सबसे कम मतलब बेरोजगारी की वो सबसे कम दर जिसको कोई भी एक इकोनॉमी सस्टेन कर सकती है। मतलब सस्टेन इन द सेंस कि अगर इन्फ्लेशन, मतलब अगर प्रेशराइज कर, मतलब इन द सेंस कि अगर किसी कंट्री में इन्फ्लेशन काफी अच्छे से बढ़े जा रहा है ना, मतलब अगर लॉन्ग टर्म का इन्फ्लेशन चल रहा है, शॉर्ट टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म में तो फ्लिप कर एप्लीकेबल थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं होता है। इफ अगर इन्फ्लेशन काफी अच्छे से मतलब वो बढ़ जाता है, या मतलब धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है, मतलब ऐसे लो इन्फ्लेशन की तरह सस्टेन ना होके धीरे धीरे वो गैलोपिंग इन्फ्लेशन की तरफ जा रहा है धीरे धीरे करके, तो किसी इकोनॉमी का वो सबसे कम दर, मतलब जस्ट लाइक इंडिया, इंडिया कितने अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को संभाल सकती है अगर इन्फ्लेशन आ जाए, तो सिंपल वे में भारत सरकार कितने बेरोजगारों को काफी अच्छे से संभाल सकती है, या उन सबका टेकिंग केयर ये सब करके रख सकती है जिस टाइम पे इन्फ्लेशन रेट काफी, मतलब पुश अप होने लगे धीरे धीरे करके, है ना। मतलब इन द सेंस कि इतना भी ना इन्फ्लेशन, मतलब अगर 10% इन्फ्लेशन रेट हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, तो तब तो यार सरकार को वो चीज गलत हो जाएगी चीज होना, है ना। या अगर इसको और अदर वर्ड्स में बोलूं, बेरोजगारी की सबसे कम दर वो जिस, मतलब उस वो वाली कम दर जिस पे इन्फ्लेशन रेट ज्यादा इफेक्ट ना हो, कि जैसे हम ये बोलते हैं ना, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट डाउन आता है ना, जो फिलिप कर बोलता है, लेकिन ये इसके जस्ट अपोजिट ये चीज बोलते हैं कि नैरो वो चीज है कि कोई भी इकोनॉमी कितने बेरोजगारों को संभाल पाने में सक्षम है अपना, बिना इन्फ्लेशन रेट को बढ़ाए हुए, या अगर बढ़ भी रहा है तो मिनिमम क्वांटिटी में, जस्ट लाइक एक लो इन्फ्लेशन की तरह, अगर इन्फ्लेशन चल रहा है किसी इकोनॉमी में, है ना, तो एक इन द सेंस लो इन्फ्लेशन में। तो ये सिंपल वे में एक छोटी सी टर्म थी, अगर आपको रखना है ठीक है, अच्छे से नहीं रखना तो कोई, बट थोड़ा ठीक है, कोई नहीं, यही brief आई बोल रहा हूँ, कोई कट रही है। कोई नहीं, बट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अच्छा अच्छा, कट रही है आवाज। हेलो। वॉइस ब्रेक हो रही है। अब ठीक हो गई। अरे यार पता नहीं यार, उस चीज के लिए आप लोग क्या बोलूं मैं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है क्या इशू चल चल रहा है मेरे साथ, बट कोई नहीं, चलो। नेटवर्क एक प्रॉब्लम हो। एक हाँ मैम, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। नेटवर्क तो काफी अच्छा चल रहा है। चलो दो टर्म देख लेते हैं, उसके बाद हम कल देख लेते हैं, मेरा नेटवर्क भी मेरा साथ नहीं दे रहा है ना। रिफ्लेशन देख लेते हैं, रिफ्लेशन क्या होता है, और एक टर्म देखेंगे स्टैगफ्लेशन, और एक देख लेंगे इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ये छोटी छोटी टर्म है, बहुत आसान टर्म है। रिफ्लेशन वो सिचुएशन होती है किसी भी इकोनॉमी की जिस सिचुएशन, मतलब इन द सेंस कि सरकार के द्वारा मार्केट में सिंपल डिमांड को थोड़ा बहुत ग्रो करा जाता है। यार अगर सरकार डिमांड ग्रो नहीं करेगी ना इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी डाउन आ जाएगी। अब आपने देखा होगा ना, देखो मैंने इसलिए इन्फ्लेशन चैप्टर को पहले लिया क्योंकि ये डायरेक्टली चीजें डिपेंड है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लैब, बैंक रेट, ये सब पे, सरकार पे। सिंपल अभी इतना समझना, सरकार जिस टाइम पे मार्केट में डिमांड क्रिएट करने की कोशिश करती है तो उस टाइम पे वो अपने रेट्स को डाउन करती है। यार डिमांड क्रिएट कैसे होगी, अगर मार्केट में पैसा ही नहीं है तो लोग खरीदने क्या जाएंगे। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, या मेरे पास पैसा नहीं है, क्या मैं बुलेट ले आऊंगा क्या। अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है, कल मैं रेस्टोरेंट में जाके खाना खाऊंगा। अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है, क्या मैं कुल्लू मनाली घूमने जाऊंगा, शिमला घूमने जाऊंगा, नहीं। अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है तो क्या मैं इंडस्ट्री लगा पाऊंगा, क्या मैं एमएसएमई कोई एंटर, मतलब कोई भी एक स्टार्टअप खोल पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है एक तरीके से मार्केट में, तो मार्केट परफॉर्म कैसे करेगी। मार्केट में डिमांड क्रिएट करने के जिस टाइम पे गवर्नमेंट अपना एफर्ट्स लगाती है, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेशन। अब डिमांड कैसे क्रिएट करती है यार गवर्नमेंट, डिमांड हम मेरे से आगे डायरेक्टली बोल लिया कि अरे अनुज भाई आप एक काम करो, आप मतलब खरीदो जाके कुछ, ऐसा तो नहीं होता। तो वो कैसे करती है, वो कुछ नहीं। अब मान लो ये लोगों की प्रॉपर्टी भी होती है, अगर मैं फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ,
और मेरे पास तो 40 लाख कैश है नहीं, मान लो 50 लाख की पड़ रही है अब, तो 50 लाख मेरे पास कैश ही नहीं है, मेरे पास 10 लाख में फॉर्च्यूनर आती नहीं है, और मेरे को फॉर्च्यूनर खरीदनी भी है, मतलब किसी को दिखानी है, या मतलब किसी का कुछ, मतलब ए टू जेड कुछ भी है, किसी को शादी में देनी है, किसी को कुछ, कुछ भी ए टू जेड। अब मैं फॉर्च्यूनर खरीदने जा रहा हूँ, जेब में 10 लाख पड़े हैं, 40 लाख मेरे पास है नहीं, फॉर्च्यूनर खरीदनी भी है, मतलब किसी को वादा कर दिया चलो मैं तुम्हारे बर्थडे पे वो गिफ्ट करूंगा, और मैं खरीदने लायक हुई नहीं। अब क्या होगा, मैं लोन लूंगा, लेकिन यार बैंक में लोन चल रहा है 20% कार लोन, हाइपोथेटिकली यार, कार लोन दे रही है मेरे को 20%। अब जिस जिस लोगों ने फॉर्च्यूनर खरीदने का सोच रखा होगा, उनके पास अगर 50 लाख नहीं है तो वो लोन लेके ही खरीदेंगे। अब फॉर्च्यूनर वो खरीदना प्रीफर नहीं करेंगे, प्रीफर कब करेंगे, अरे यार दीपावली के टाइम पे खरीदेंगे, दीपावली पे ऑफर आते हैं, दिवाली ऑफर आते हैं, दिवाली ऑफर में बैंक रेट वगैरह ये कम होगा, ये सब तो हम ये सब चीज सोच के टाल देते हैं, अरे बैंक रेट कम होगा तब गए। तो ये जो 6-7 महीने का ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में फॉर्च्यूनर की तो डिमांड ही कम हो गई, उसका तो मतलब जो सप्लाई वगैरह कर रहा था उसका तो खर्चा भी नहीं निकल रहा है। तो इस तरीके की डिमांड को क्रिएट करने के लिए बैंक अपने रेट को डाउन करती है, गवर्नमेंट अपने टैक्स रेट कम करती है, गवर्नमेंट अपने टैक्स स्लैब को कम करती है, जिससे कि मार्केट में, अब अगर मैं दीपावली पे इसलिए टाल दिया था कि उस टाइम पे लोन में इंटरेस्ट रेट में, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इंटरेस्ट रेट के पीछे रेपो रेट ये सब भी रोल प्ले करते हैं, वो जिस टाइम पे मॉनेटरी पॉलिसी हम करेंगे उस टाइम पे अच्छे से, लेकिन जो इसका सिंपल जो जिस्ट निकलता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो बैंक तो अगर मान लो सरकार वो जो टैक्स रेट है उस, या मतलब आरबीआई वो टैक्स रेट अभी कम कर देती है, 10% कर देती है, तो मैं अभी खरीद लूंगा, मार्केट में डिमांड मेंटेन रहेगी, अगले महीने और नए लोग खरीदेंगे, अगले महीने और, जो ये 6 महीने का गैप आता है दीपावली के ड्यूरेशन के कारण, वो उस 6 महीने में तमाम डिमांड, जो डिमांड होगी फॉर्च्यूनर की, तमाम फुलफिल करी जाएगी, किसके द्वारा, फॉर्च्यूनर गाड़ी की कंपनी के द्वारा, डिमांड मेंटेन रहेगी, है ना। तो सिंपल रिफ्लेशन वही है कि जिस टाइम पे गवर्नमेंट एफर्ट्स डालती है डिमांड को क्रिएट करने के लिए मार्केट में, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेशन। आई होप कि ये टर्म क्लियर हुई होगी, आसान टर्म थी, और इसके पीछे के जो चीजें हैं ना, और कि आरबीआई किस तरीके से अपने रेट को कम करती है बढ़ाती है क्या होता है, तो वो अभी हम मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब तो और डिटेल में जाएंगे उसमें। स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन वो सिचुएशन होती है फ्लिप करके जस्ट अपोजिट, जो कि फ्लिप कर को डायरेक्टली मतलब आउट करती है, एग्जॉस्ट करती है, इन द सेंस फ्लिप कर में डायरेक्टली बोला जाता है इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा, लेकिन दिस थिंग इज वैलिड फॉर शॉर्ट टर्म, नॉट फॉर द लॉन्ग। स्टैगफ्लेशन हमारे जिस टाइम इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट दोनों हायर रहते हैं, आपका इन्फ्लेशन रेट भी और अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट में product के इसके आसमान लेवल पे है, मार्केट में बेरोजगारी दर भी आसमान लेवल पे है। ये लॉन्ग टर्म वाला सर, ये मतलब जिस टाइम पे फ्लिपकार्ट फेल हो जाता है तो ये वाली, इन द सेंस ये वाली, अब इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल यही है क्या, अगर यार मतलब ठीक है, मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन है, मार्केट में इन्फ्लेशन है, तो मैं शॉर्ट टर्म वाली चीज बता रहा हूँ जहाँ पे फ्लिपकार्ट वाला एप्लीकेबल होता था, तो शॉर्ट टर्म के लिए मतलब जस्ट लाइक अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, जो मेरा प्रोडक्ट 100 रुपए में पहले बिक रहा था अब वो 200 रुपए का बिकने लगा, तो मैं लोगों, और उसका प्रोडक्शन करने के लिए मैंने और लोगों को क्या दिया, रोजगार दिया, तो उस वजह से मेरा जो बेरोजगारी की दर थी वो डाउन आ रही थी। लेकिन अब क्या हुआ भाई, मार्केट में इन्फ्लेशन आसमान लेवल पे पहुंच गया, मार्केट में डिमांड ही नहीं बच रही है, तो मैं लोगों को रोजगार देके कहाँ से, अपने घर से तो पैसे नहीं दूंगा, मैं जमीन वगैरह ये सब बेच के तो नहीं दूंगा। तो उस सिनेरियो में क्या होता है, इन्फ्लेशन भी हाई रहता है और बेरोजगार की दर भी हाई रहती है ना, क्योंकि वो तो चलो छोटे टाइम के लिए मैंने इस वजह से प्रॉफिट कमा लिया, क्योंकि छोटे मोटे टाइम के लिए इन्फ्लेशन थोड़ा ठीक ठाक चल रहा था, तो लोगों में डिमांड भी इतनी थी, लोग सस्टेन कर पा रहे थे उस इन्फ्लेशन को। लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म में चल गया, लोग लोग डिमांड करना ही कम कर देंगे, डिमांड करना कम करेंगे तो मेरा सप्लाई का क्या ही फायदा फिर, तो मैं तो लोगों को जो मेरे यहाँ काम कर रहे थे उनको निकालूंगा ना, यार मेरा जो स्टॉक प्रोड्यूस हो रहा है वो बिक ही नहीं रहा है मार्केट में, क्योंकि लोग खरीद पा ही नहीं रहे हैं, इतना ज्यादा प्राइस हाई हो जा रहा है। तो जब लोग खरीद ही नहीं पा रहे हैं, मैं सप्लाई करके क्या करूंगा, ऑब्वियसली बात है मैं उनको निकालूंगा, है ना।
जब मैं उनको निकालूंगा तो ऑब्वियसली बात है जो बेरोजगारी की दर है वो हाई होगी, तो इन्फ्लेशन भी हाई और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई, दिस इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। पिछले महीने जनवरी का करंट अफेयर आप काफी अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे, द हिंदू न्यूज़पेपर में टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट आया था, अमेजोन वगैरह ने और ये आपकी जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इन सब ने अपने एम्प्लॉयज को बाहर निकाल दिया था। अब आपने वो पढ़ा होगा काफी अच्छे से, तो आप उस चीज को कर पा रहे होंगे। आई थिंक 15 जनवरी या 16 जनवरी के आसपास का ये आर्टिकल था द हिंदू में, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के अंदर, 7वें 8वें 15 पेज का। जनवरी का। हाँ हाँ, है ना। तो आपने वो पढ़ा होगा, तो वो चीज आप मेरी कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो उन्होंने बाहर निकाला था, अमेजोन ने लगभग 10-12 हजार एम्प्लॉय ये सब मतलब टोटल ऐसे निकाल दिए थे काफी अच्छे से, है ना। तो ये सिनेरियो होता है। एक छोटी सी टर्म और कर लेते हैं, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। मैंने वही बोला कि इकोनॉमिक्स में कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनको तोड़ने के बाद ही उसके बारे में पता चल जाता है। टारगेटिंग इन द सेंस कि यार इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जो भी हम टारगेट रखते हैं कि हमको इतना स्टेबल करके रखना है इन्फ्लेशन अपनी मार्केट में, कॉल्ड इन टारगेटिंग। आरबीआई अपनी तरफ से एफर्ट लगाती है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफर्ट लगा रही है, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। आपने एक चीज पढ़ा होगा, एफआरबीएम एक्ट, +-2 करके पढ़ते हैं ना, 2 और 4 +-2, यानी कि कुल मिला के हमारी टारगेट रहे इन्फ्लेशन का 10% बीच में ही आना चाह रहे हैं इन्फ्लेशन, इसको हेल्थी इन्फ्लेशन। अगर इस ज्यादा दर होता है तो वो थोड़ा सा दिक्कत देने लगता है मार्केट में। जस्ट लाइक पिछली से बार क्या 2022 सितंबर सितंबर रिटेल इन्फ्लेशन 9% पहुंच गया था, तो जो कि हमारे एक रेंज 2 से 6% की को पार कर गया था, है ना। तो मतलब जस्ट लाइक यार अगर मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं फ्लैट लेके रह रहा हूँ, तो मेरा एक ओवरऑल चलता है कि जस्ट लाइक मान लिया हाइपोथेटिकली कि मेरा जो खर्चा है ना एक महीने का, वो मैक्सिमम 15 हजार से ज्यादा नहीं जाना चाहिए और मिनिमम 10 हजार तो होना ही होना है। और मेरा खर्चा चला जा रहा है 20 हजार, तो मेरे लिए गलत बात है ना। तो मैं हमेशा उसको ये करके 10 से 15 के बीच चाहिए, अगर 15 से ऊपर हो जाएगा मेरे लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी, मेरे को घर ही पे लेकर खाना पड़ेगा फिर। सेम वही गवर्नमेंट ने भी टारगेट कर रखा है कि हमारा इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच में रहना चाहिए, अगर उससे ऊपर होता है तो हमारे लोगों के लिए दिक्कत वाली बात होगी, लोग खा ही नहीं पाएंगे खरीद के, कैसे चीजें सस्टेन करेंगे, कैसे लोग अपना जीवन यापन करेंगे। दिस इज नॉट द थिंग। तो गवर्नमेंट ने भी डिसाइडेड कर रखा है देयर इज अ हेल्थी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन इन बिटवीन द 2 and 6%, 2 से 6% के बीच में रहना चाहिए। तो ये बहुत आने से क्वेश्चन भी बनता है, पीसीएस में भी आया था, कितने परसेंट की दर रहती है, 2 से 6% की दर रहती है ना। 2% की दर को मेंटेन रखता है, उसको मेंटेन कर सकती है फिस्कल ये प्लस आगे आने वाली चीज आपको बोल ट्रिपॉलिसी में मैं आपको ये चीजें कट बताऊंगी रही है कैसे वॉइस, कट रही है। इन सब चीजों पे वो वॉइस कर पाती ब्रेक है, हो कैसे रही नहीं है कर पाती है। काफी। बहुत बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। अरे अच्छा, एक काम करते हैं, 9 बज गए हैं, जितनी टर्म्स हुई हैं उतने पे ही स्टॉप करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाकी कल कर लेंगे। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग, स्टैग्फ्लेशन, फ्लिप कर्व और कांस्टेंट प्राइस, करंट प्राइस, जीडीपी डिफ्लेटर, हमने ये कर लिया है। बाकी हम कल कर लेंगे, काफी ज्यादा इशू आ रहा है तो कोई डिस्कस करने का कोई फायदा ही नहीं है जब कंटिन्यूटी ही नहीं रहेगी आवाज में, है ना। क्या फायदा फिर उस चीज का। लेकिन हाँ, इफ अगर ऐसा कोई भी डाउट है टॉपिक से रिलेटेड, या लगता हो मैंने कुछ गलत बताया, कुछ ऐसा आपका कुछ भी A to Z डाउट हो, आप बता सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है ना। या कोई भी जनरल क्वेरी भी हो, कोई दिक्कत नहीं, जितना होगा उतना कोशिश करेंगे करने की, है ना। और हाँ, इकोनॉमिक्स का टारगेट है कि मार्च के एंड तक पूरी इकोनॉमिक्स रमेश सिंह से कंप्लीट करेंगे, इतना मैं पूरा एकदम कोशिश रहेगी। मैं प्रॉमिस तो नहीं, लेकिन हाँ पूरा एश्योरेंस के साथ कह सकता हूँ, रमेश सिंह को मैं पूरी कंप्लीट करूंगा मार्च के एंड तक। और विद चैप्टर वाइज अगर आप पढ़ना चाहें, जिसने जो फर्स्ट टाइम रीड कर रहा है रमेश सिंह या कोई भी, तो वो रीड करके भी कर सकता है, डिस्कशन के बाद पहले तो वॉइस ब्रेक कर रही है, वो कुछ तो भी सुनाई नहीं दे रही है। there
कुछ भी ऐसा सच अगर डाउट है तो प्लीज बता सकते हैं आप लोग, है ना, कोई भी ऐसा कुछ भी डाउट है प्लीज, वरना फिर चलिए ठीक है, कोई नहीं, फिर कल कंटिन्यू कर लेते हैं। गुड नाइट एवरीवन।